हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आजाद परिंदा स्टडी में। और आज हम आपके लिए जीविका का मॉडल पेपर 5 लेके आए हैं। इससे पहले मैंने 4 मॉडल पेपर आप लोग को करा दिया है, तो उसको भी देखिएगा। और ये वाला मॉडल पेपर उन सबसे भी अच्छा है, तो इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके हर एक क्वेश्चन पे बताइएगा कि क्या दिक्कत है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गूगल का पेरेंट्स कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों, अल्फाबेट इंक जो है ये गूगल की पेरेंट्स कंपनी है। सन 2015 में जब गूगल का पुनर्गठन हुआ था, तो अल्फाबेट इंक जो है गूगल की पेरेंट्स कंपनी बन गई। और वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? तो आपके सुंदर पिचाई जो है वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। 2 अक्टूबर 2015 को ये गूगल के सीईओ बने थे। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, ये जॉन मैकार्थी को माना जाता है। जॉन मैकार्थी अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इनको इसका जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर नेटवर्क में हब क्या करता है? तो दोस्तों, हब एक क्या होता है? आपका एक कंप्यूटर होता है जो क्या करता है, सभी क्लाइंट कंप्यूटर को क्या करता है, डाटा आपका प्रोवाइड करता है। ये एक मेन कंप्यूटर होता है, तो डाटा फॉरवर्ड हो जाएगा। इसका राइट आंसर को एमएस डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों, ये एमएस डॉस जो है आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग कमांड इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पुराना जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। इसमें आपको डाटा स्टोर करने के लिए किसी भी हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आपका डाटा क्या होता है, आपका इंटरनेट के माध्यम से डाटा स्टोर हो जाता है, जैसे कि आपका गूगल ड्राइव हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर वायरस आई लव यू किस वर्ष फैला था? तो दोस्तों, यह जो है आपका सन 2000 में फैला था। और ये कंप्यूटर के इतिहास में सबसे खतरनाक वायरसों में से एक है। इसने दुनिया भर के कंप्यूटरों को तबाह कर दिया था। क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्रिंटर सर्वोत्तम क्वालिटी देता है? तो दोस्तों, आपका जो लेजर प्रिंटर होता है, ये आपका क्या करता है, सर्वोत्तम क्वालिटी देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, कुकीज का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों, कुकीज का प्रयोग आपका यूजर डाटा को स्टोर करने के लिए होता है। मान लीजिए आपने गूगल क्रोम पे कोई टैब खोला है, तो वो देखिएगा टैब में आपका डाटा सेव हो जाता है। लाइनक्स को पहली बार कब जारी किया गया था? तो दोस्तों, लाइनक्स को सर्वप्रथम 1991 में लागू किया गया था। लाइनक्स को किसने किया था? तो फिनिश छात्र लाइनक्स टोरवर्ल्ड ने इसको बनाया था। उसी के नाम पे इसका नाम लाइनक्स पड़ा। और ये क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है। इसमें कोई भी अपना फेरबदल कर सकता है, कुछ पैसे उसको देने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। इसका उपयोग जो है बड़े-बड़े संस्थानों में, जैसे आपका इसरो हो गया, नासा हो गया, या फिर जो बड़े-बड़े आपके क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं, उसमें आपका प्रयोग किया जाता है। आपके कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, POP3 प्रोटोकॉल जो आपका ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप किसी को ईमेल भेजते हो, तो वो आपका इस प्रोटोकॉल का यूज करके वो आपका डाउनलोड कर सकता है ईमेल। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, उन्होंने जो है सर्वप्रथम आपका सरस्वती सम्मान पाया था। ये कब पाया था? 1991 ईस्वी में ये जो है आपका सम्मान पाया था। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, 1995 में महात्मा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत तत्कालिक प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, मनिका विश्वकर्मा ने ये खिताब जीता है। और ये आपके श्री गंगानगर की रहने वाली हैं। और ये इन्होंने कब जीता है? तो 18 अगस्त 2025 को ये पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है आपका इटली के रोम में है। यह संयुक्त राष्ट्र सभा की एक संस्था है जो दुनिया भर में भुखमरी से लड़ने व खाद्य सुरक्षा में सुधार करने पर केंद्रित है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने 1857 क्रांति के दौरान इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। कि अगला क्वेश्चन है आपका, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो दोस्तों, माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। इसमें 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, 18 फरवरी 2015 को
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्राकृतिक आपदाओं, कीटों जो है, जैसे मान लीजिए कहीं पे टिड्डी लग गया, पूरा झुंड का झुंड फसल नष्ट कर देती है, कहीं पे ओला पड़ गया, कहीं पे बारिश ज़्यादा हो गई, तो उसके कारण जो है जो फसल में नुकसान होता है, उसकी भरपाई काफ़ी हद तक सरकार करती है। ये आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो इसकी। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार की 7 निश्चय योजनाओं में क्या शामिल नहीं है? दोस्तों, के अंतर्गत कौन-सा नहीं आता है? तो ग्रामीणों को मुफ्त शिक्षा, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त शिक्षा इसके अंतर्गत नहीं आती है। बाकी घर-घर में बिजली, ठीक है, आर्थिक हल, युवाओं को बल, ये और आपका आरक्षित योजना, महिला अधिकार, ये सब आते हैं। बस आपका ग्रामीण क्षेत्र में मुफ्त शिक्षा ये वाला नहीं आता। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार की हरियाली योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना, ये बिहार सरकार की हरियाली योजना का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये इसने किसका स्थान लिया था? तो इससे पहले क्या होता था, योजना आयोग होता था। योजना आयोग को बंद करके उसके स्थान पर नीति आयोग को पुनर्गठित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, इसका मुख्यालय जो आपका वाशिंगटन DC में हो जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र जो है संगठन, उसी का एक भाग है। और ये क्या करता है, दुनिया भर में आर्थिक स्थिरता को बढ़ाता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। द वाल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो दोस्तों, राहुल द्रविड़ जी को द वाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, ये आपका मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। इंडिया वर्सेस श्रीलंका हुआ था, ठीक है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है जीपीएस का फुल फॉर्म है। और जीपीएस का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया। तो ये अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस तकनीक पर कार्य करता है? तो दोस्तों, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है। जैसे कि आपका सूर्य है, वो भी नाभिकीय संलयन पे चलता है। जैसे कि उसमें छोटे-छोटे हाइड्रोजन के नाभिक क्या होते हैं, आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, एक बड़ा हीलियम बना लेते हैं, ठीक है, हीलियम बना लेते हैं। तो ये आपका इसी सिद्धांत पे काम करता है। जब हाइड्रोजन से हीलियम बनता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन बम आपका इस सिद्धांत पे काम करता है। लघु बचत योजना का संचालन कौन करता है? तो दोस्तों, लघु बचत का योजना का संचालन आमतौर पर आपका डाकघर करता है, ठीक है। जब अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें भारत सरकार अपनी प्रतिभूतियों को निजी मालिकों को बेचती है। मतलब कि क्या है, प्राइवेट प्राइवेट कर देती है, ठीक है, निजीकरण कर देती है। उसको क्या करना करते हैं? तो दोस्तों, उसको विनिवेश कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आपका किसी चीज़ में घाटा होने लगता है सरकार को और सही से कर्मचारी काम नहीं करते, ठीक है, जैसे सिर्फ सरकार उसमें क्या करती है, नीलामी में या फिर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी आपका कंपनियों को वो क्षेत्र सौंप सकती है। अगला क्वेश्चन है, स्वयंसेवक समूह के रूप में किस प्रकार की कैश बुक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आपका ये त्रिस्तरीय रोकड़ बही वाली जो बुक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका सारा डेटा लिखने के लिए रजिस्टर का। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह को क्या प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, इनको क्या किया जाता है, ठीक है, क्रेडिट सहायता प्रदान की जाती है। मतलब इनको क्या किया जाता है, मुफ्त लोन दिया जाता है, पैसे की सहायता प्रदान की जाती है, जिससे फिर बाद में ये क्या करते हैं, अपना कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं। तो ये आमतौर पर महिलाओं को प्रदान किया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान मान धन में 60 वर्ष पर मिलने वाली मासिक पेंशन कितनी है? तो दोस्तों, मासिक पेंशन ये आपका 3000 रुपए है। जो 60 वर्ष से अधिक किसान हैं, उनको ये पेंशन आपकी दी जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी BRLPS किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, इसको जीविका के नाम से जाना जाता है और इसको जीविका दीदी भी कभी-कभी कहा जाता है, इसके साथ जो महिलाएं जुड़ी होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कुशल युवा कार्यक्रम के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो दोस्तों, 10वीं पास जो है आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। अगर आप 10 तक पढ़े हो तो आप कुशल युवा कार्यक्रम के तहत सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हो। स्वयं सहायता समूह के कौन-कौन से कार्य होते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बचत करना, क्रेडिट और सामाजिक कार्य। मतलब ठीक है, समाज में जागरूकता फैलाना, जैसे शराबबंदी, ठीक है, इन सब के। और क्या है आपका, बाल विवाह को रोकना और उसके खिलाफ अभियान चलाना, ये भी जीविका का
काम है, ठीक है। जीविका की दीदी जो समूह एसएचजी से जुड़ी होती हैं वो भी क्या करती हैं, यहाँ पे आपका अभियान चलाती हैं, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी अभियान में भी भाग लेती हैं और आपका वृक्षारोपण हो गया उसमें भी भाग लेती हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार की ग्राम संगठन इकाई किस स्तर की है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका क्या है, बिहार की जो है ग्राम संगठन इकाई आपकी मध्यमवर्ती है, तो ये अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस विशेष योजना को बढ़ावा दिया गया है। तो दोस्तों आपको ये क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री जीविका महिला स्वयं सहायता समूह जो आपके एसएचजी हैं, इसको बढ़ावा दिया जाता है। फिर इसमें क्या होता है, समूह को बैंक द्वारा लोन प्रदान किया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान जो है आपका हरियाणा के करनाल में स्थित है, हरियाणा के करनाल जिले में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उचित और लाभकारी मूल्य किस फसल से संबंधित है। तो दोस्तों आपका जो गन्ना हो जाएगा, इसको बिहार की क्या कहते हैं, नकदी फसल कहते हैं, मतलब इससे आपको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है और इसी को उचित या मूल्य की फसल भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण गैर कृषि रोजगार की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे कौशल और प्रशिक्षण की कमी है। अगर आपने मान लीजिए कोई भी छोटा सा काम हथकरघा या कुछ चीजें किया, तो वहाँ पे क्या है, आपको प्रशिक्षण नहीं है कि कैसे सूत बनाना है या कैसे आपका जो है मिट्टी के बर्तन बनाना है, प्रशिक्षण आप नहीं ले पाए, तो वो आप लोग वहाँ पे फेल हो जाते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री ने पीएम किसान की कौन सी किस्त जारी की है। तो दोस्तों ये जो है प्रधानमंत्री जी ने 20वीं किस्त लागू की है, मतलब जारी की है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत कौन सी पहचान अनिवार्य है। तो दोस्तों आपका आधार कार्ड जो है, ठीक है, ये अनिवार्य है। आपका जो मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड होता है, वो जॉब कार्ड को आधार से आपका लिंक होना अनिवार्य है, ताकि आपका पीएफएमएस के थ्रू या फिर डीबीटी के थ्रू सीधे बैंक से में जो है आपका पैसा ट्रांसफर हो, और वो किससे होता है, आपके आधार नंबर से ही पैसा ट्रांसफर होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। बिहार औद्योगिक नीति 2020 में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी किस वर्ष सम्मिलित की गई थी। तो दोस्तों आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008। मतलब कि औद्योगिक नीति 2020 बनने से पहले ही आपका आईटी जो है, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी आपकी लागू हो गई थी, फिर इसको क्या कर लिया गया, 2018 में इसमें शामिल कर लिया गया औद्योगिक नीति में। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी के तहत पेंशन योजना की राशि किस स्तर से दी जाती है। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, केंद्र स्तर से इसकी राशि जो है आपका मिलती है, और राज्य स्तर पर राज्य के जो है लोग क्या करते हैं, इसको बांटते हैं, लेकिन आपका जो पैसा आता है मुख्यतः इसके लिए अभी तो केंद्र सरकार द्वारा आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत निधि किस विवरण पर आधारित है। तो दोस्तों ये आपका कृषि खर्च वृद्धि असिंचित क्षेत्र जीएसडीपी आदि पर आधारित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो दोस्तों आपका भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका 2 अक्टूबर जो है 1952 को शुरू किया गया था, गांधी जयंती के दिन, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, भारत में पहला राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम एनईएस कब शुरू हुआ। तो दोस्तों ये आपका 1953 में चालू हुआ था, 2 अक्टूबर को, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचायती राज को किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसमें क्या होता है, जैसे पंचायती राज में क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। प्रतिनिधित्व मतलब आपका देखिएगा यहाँ पे एक सरपंच या ग्राम प्रधान होता है, जो किसका, जनता का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। मतलब कि जनता उसको क्या करती है, वोट देके जिताती है, और वो क्या करता है, पूरे गांव का प्रतिनिधि होता है। अगर कोई योजना आती है तो प्रधान प्रतिनिधि के तौर पे वहां पे जाता है, योजनाएं आपका लेके आता है, और मतलब कि गांव में उस योजना को लागू करवाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, प्रथम 14 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है विषम संख्याओं के वर्गों का औसत का 4n² - 1/3, 4n², ठीक है। तो इसमें क्या है, आप क्या करेंगे, हम n की जगह 14 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे, देखिएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 हो जाएगा, -1/3, ठीक है, /3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 784 -1/3, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 261 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, यदि किसी समूह का औसत 40 है और एक नया व्यक्ति शामिल होने से औसत 42 हो गया, तो नए व्यक्ति की राशि याद कीजिए यदि पहले समूह में 9 लोग थे। देखिए 9 लोग थे, तो इसको हम कैसे निकालते हैं,
आपको बताया ना कि औसत निकालने के लिए इसका पहले योग निकालते हैं, तो योग निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 40 × 9 और हमारा मान लीजिए यक्स है, तो यक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, ये यक्स का वैल्यू यहाँ पे आपका 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 हो गया। अब क्या करेंगे, अब करा है एक नया व्यक्ति शामिल होगा तो औसत 42 हो गया। तो 42 जो है हमारा किसके बराबर हो गया, 360 ये 9 लोगों का है। ठीक है, और प्लस मान लिया हमने कि वाई जो है नया व्यक्ति आया है, और पहले लोग 9 थे, अब क्या हो गए 10 हो गए। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 420 में से आपका क्या है 360 घटा देंगे तो आपका 60 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, नए व्यक्ति की जो है आयु या फिर वेट जो भी है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 52 है आपका ए बी के लाभांश का अनुपात जो है ए अनुपात ए बी जो है आपका 3:4 है। यदि ए का लाभांश 27,000 है तो बी का लाभांश ज्ञात कीजिए। देखिएगा, मान लिया मैंने, ये क्या हो गया 3x और 4x हो गए, ये क्या हो गए 3x और 4x जो है लाभांश हो गए, और हमारा 3x किसके दिया है, 3x बराबर हमारा 27,000 के है। ठीक है, 27,000 के है, तो हमारा यक्स किसके बराबर होगा बताइए, यक्स बराबर होगा 9,000 के। जब यक्स हमारा 9,000 के बराबर हो गया तो हमारा जो है ये 4x किसके बराबर है, तो 4x हमको बताना है, ये बी का लाभांश है, तो यहाँ पे हम 9,000 से गुणा कर देंगे। 9,000 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36,000, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 53 है आपका, अगर साझेदार केवल पूंजी निवेश करते हैं और व्यापार में कोई भूमिका नहीं निभाते तो किस प्रकार की साझेदारी कहलाती है। तो दोस्तों ये आपका निष्क्रिय साझेदारी कहलाती है। अगर वो पूंजी भी लगाते हैं और व्यापार में शामिल भी होते हैं तो क्या है आपका, वो फिर सक्रिय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि दिए गए अनुपात ए अनुपात बी बराबर 3:8 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 तो मिश्रित अनुपात ए बी सी क्या होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले देखिएगा हमको क्या दिया है, ए अनुपात बी हमको कितना दिया है 3:8। ठीक है, और बी अनुपात सी कितना दिया है, बी अनुपात सी हमको दिया है क्या 4:5, 4:5। अब क्या करना है, देखिए अब हमको ये वैल्यू जो है बी का मान दोनों में सेम करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से हम गुणा कर देंगे तो ये 8:10 हो जाएगा। जब ये 8:10 हुआ तो अब क्या है, बी का मान दोनों में समान है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3:8:10 ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 और सी अनुपात डी बराबर 7:9 तो मिश्रित अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, सी और जो है बी का मान जो है समान है, तो जब सी और बी का मान समान है तो हम क्या लिख सकते हैं, फिर हमारा ए और क्या है और बी डी का भी मान समान होगा, तो इसके हम क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या लिख सकते हैं, 5:7:7:9। ठीक है, क्योंकि 7 दोनों में कॉमन है और जब ये बराबर है तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 56 है आपका, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होने पे बिना बजट बदले खपत में कितनी परसेंट वृद्धि होगी, देखना। तो इसका फॉर्मूला होता है, परसेंटेज वृद्धि का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज वृद्धि उसका टू कितना हो जाएगा, x माइनस 100 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे x का हमको दिया है 10, तो यहाँ पे हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा 10 और अपॉन घटेगा तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है बताइए, यहाँ पे आपका 100 है। देखिए, तो यहाँ से एक जीरो कट गया तो कितना हो जाएगा बताइए, 10 × 100 मतलब 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 90, 100/90 हो जाएगा। 100/90 को आप क्या करोगे, अगर सही बटा में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 11×9 = 99 + 1 तो मतलब कितना हो जाएगा 100/90। सही बटे में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 11×9 = 99 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 100/9, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नंबर 57 है, यदि अशोक की आय दीपक की आय से 25% अधिक है तो दीपक की आय अशोक के मुकाबले कितनी परसेंट कम हो जाएगी। अब परसेंटेज कमी का फॉर्मूला होता है, सब फॉर्मूला आपको बताया हुआ है एक बार। परसेंटेज कमी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, परसेंटेज कमी का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे x/100, अब यहाँ पे प्लस x इंटू 100 कर देंगे।
अभी जहाँ पे हम माइनस किए थे पिछले में, यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस। तो हमारा एक्स का मान कितना दिया है, तो 25, 25 इंटू 100 और अपान यहाँ पे कितना दिया है बताइए, यहाँ पे 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2500 हो जाएगा और 125, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप किसका आ जाएगा, 20 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आप लोग हल। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8000 और विक्रय मूल्य 9000 है तो लाभ परसेंटेज निकालेंगे। सबसे पहले लाभ निकालेंगे। लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका 9000 है और क्रय मूल्य 8000 है, तो कितना हो जाएगा, लाभ जो हमारा आ जाएगा 1000 आ जाएगा। और जब लाभ 1 आ जाएगा तो लाभ परसेंटेज का फार्मूला होता है, लाभ लाभ कितना हुआ है 1000, ठीक है, अपान क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 8000। हमेशा जो लाभ और हानि निकालते हैं क्रय मूल्य पर, तो 8000 और इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से एक ये कट गया और दो ये कटे और एक ये कट गया, तो 100 बटे आपका 100 बटे 8 आ गया। तो 100 बटे 8 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 12.8 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 600 के क्रय मूल्य वाली वस्तु पर 60 रुपए का ऊपर व्यय लगता है, ठीक है, और उसे 750 में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए ऊपर व्यय का जो है लग गया 60 रुपए का, तो टोटल आपका कितनी लागत हो गई, लागत टोटल आपकी कितनी हो गई, मतलब कि जो आपका क्रय मूल्य हो गया टोटल कितना हो गया, 660 रुपए हो गया, ठीक है, 660 आरएस। और आपका जो है विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य आपका 750 है। अब आप क्या करोगे, लाभ इसमें से निकालोगे। तो लाभ निकालने के लिए आप क्या करोगे, 750 में से 660 आप घटा दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 90। आप लोग घटा के देखना, तो आपका 90 आ जाएगा। और जब 90 आ गया तो फिर लाभ परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 90 अपान, और आपका टोटल 660 है, मतलब कि आपका क्रय मूल्य कितना है 660 अपर व्यय के साथ, और इंटू 100 कर दिया और यहाँ पे 100 कर दिया। एक जीरो से एक जीरो ये कर गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे जब काट के, तो आपका 13.64 आ जाएगा, या 63 आप कह दो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नंबर 60 है आपका, 3 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन को निकालेंगे सबसे पहले ब्याज के लिए, तो हमको क्या आ जाएगा, ए बराबर P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, ये हो जाता है एन। ठीक है, एन हो गया कि नहीं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पी का मान हमको कितना दिया है, 1000 दिया है, पी का मान 1000 दिया है, और यहाँ पे दिया है 1 और प्लस आर कितना दिया है 10, ठीक है, आर जो दिया है 10 और 100 का जो है यहाँ पे, और क्या कर देंगे होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका कितने के दिया है 3 वर्षों के लिए 3 हो जाएगा। यहाँ से आप जो है इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखना, सॉल्व करने के बाद ये आपका 121 इंटू 11, ठीक है, 11 अपान 10 हो जाएगा, अपान 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करोगे आके, तो आपका ये 1331 हो जाएगा। आपका मूलधन जो है ए आपका जब 1331 हो गया, यहाँ पे चक्रवृद्धि मूलधन, तो चक्रवृद्धि मूलधन जब आपका ए बराबर कितना हो गया, आपका देखिए 1331 हो गया। तब आपको मिश्र धन निकालना है, मतलब कि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। जब चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालोगे कैसे, तो जो आपका मूलधन है, तो क्या करोगे, मूलधन मतलब आपका जो पी है उसको ए से घटा दोगे, तो आप इसको कैसे निकालोगे, ए माइनस पी, ठीक है, ए माइनस पी। ए आपका कितना है बताइए, आपका 1331 है, ठीक है, 1331 माइनस 1000, 1000, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, आपका 331 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 31 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए 4 वर्षों में किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज की दर एस आई बराबर आपका दिया है पी, आर बराबर आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर पी, ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। एस आई बराबर कितना है पी, और यहाँ पे भी पी है आपका, और इक्वल टू आर, और टी का मान दिया है 4 अपॉन कितना है 100, 100। यहाँ से क्या कट गया, पी कट गया, और यहाँ पे क्या बचा, आर इंटू 4 अपॉन 100, और 100 इधर चला गया, तो क्या हो जाएगा बताइए, 100 इंटू 4 आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर आपका 25% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 25%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और 62 है आपका, यदि किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 और उसी पर उतने ही वर्ष का साधारण ब्याज 240 है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है आपका, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, 240 दिया है,
तो 240 बराबर कितना हो जाएगा अपान का P इंटू आर, ठीक है, P इंटू आर। और T का है हम का क्या कर देंगे यहाँ पे ये कर देंगे, और आपका 100 तो इधर है ही, ठीक है, जो ये 2 था इधर कर लिए, तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो आपका 12,000 हो जाएगा। 12,000 जो है वो हो जाएगा किसका, P इंटू आर का मान, ठीक है, P इंटू आर का मान जो है आपका 12,000 हो जाएगा। अब हम देखेंगे दोनों का अंतर निकालेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो अंतर का फॉर्मूला होता है आपका ये आपका P आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक है, 100 स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अब कितना है, हम अंतर निकालेंगे 6 के बराबर हो जाएगा ये, और यहाँ पे फिर हम P और R का मान जो है आपका ये 12,000 जो है यहाँ पे रख देंगे। तो P और R की जगह 12,000 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12,000 इंटू आर, ठीक है, इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 100 का स्क्वायर और किसके बराबर 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 6 के बराबर। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 5 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी राशि पर 3 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज 4320 है तो मूलधन कितना होगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना दिया है 4320, ठीक है, और आपको पी निकालना है तो पी यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर कितना दिया है 12, और आपको टी का मान कितना दिया है 3, और आपको 100, ठीक है, 100 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका पी का वैल्यू आ जाएगा आपका 12,000। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शब्दों के समान नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित जोड़ी को चुनिए। अगर दिया है भारत का जो है बाघ दिया है, ठीक है, जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, उसी तरह अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय पक्षी जो है आपका बर्ड ईगल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो हमारा पशु दे दिया है पर अमेरिका भी जो है संबंधित किससे हो जाएगा, ये तीनों तो आपका नहीं होंगे यूनिकॉर्न, और ये बर्ड ईगल ये जो अमेरिका का क्या है राष्ट्रीय पक्षी है, तो यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय पशु दे दिया तो चलो कोई बात नहीं, भारत से संबंधित तो है। इसी प्रकार जो बर्ड ईगल है वो क्या है, अमेरिका से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। जैसे देखिएगा आपका यहाँ पे क्या है 9:20 है, समानुपात है, तो 21 का मान कितना होगा। देखिए 9 दुनिया 9 का 2 से गुणे करेंगे तो जो है 9 दुनिया कितना हो जाएगा 18, प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे 21 को 2 से गुणा करेंगे, 21 दुनिया 42 प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नीचे दिए गए पता विकल्प का चुनाव करें, ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। मतलब एक पता आपको ये वाला दिया गया है, इस पते से कौन सा पता मेल खाता है नीचे वो आपको देखना है। तो देखिएगा आप लोग, ठीक है, आपको दिया क्या गया है, भुवन तिवारी ए 65/76 रोड सानिकाना 886। सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए तो होगा नहीं, इसमें भुवन नहीं भुवन दिया है, बा हो गया। और इसमें आपका 65/76 दिया और इसमें 65/67 है, तो ये भी हो गया। अब आप लोग इसको ऑप्शन नंबर सी को देखिए, बिल्कुल सही है, भुवन तिवारी, ठीक है, 65/76 रोड सानिकाना 7886। तो देखिएगा आप लोग, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। सबसे पहले आप इसको देखिएगा 21:36 है तो 13 कितना होगा। सबसे पहले देखिए आपको क्या करेंगे, 21 में आप 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 21 जो है -6 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 21 दुनिया 42, 42 -6 तो कितना हो जाएगा 36। इसी तरह आप क्या करेंगे 2 गुणे 13, ठीक है, 2 गुणे 13 -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 दुनिया 26 और -6 करेंगे तो आपका 20। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निश्चितता को पूर्ण करो, शोक मतलब खुशी मतलब अपोजिट हो जाएगा, तो संशय का क्या हो जाएगा, संशय का अपोजिट क्या हो जाएगा संशय रहित, ठीक है, संशय रहित हो जाएगा इसका अपोजिट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में असंगत विकल्प को चुनिए। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे विकल्प आप देखिए, एच के बाद क्या आता है आई, बिल्कुल सही है ये वाला। फिर क्या है डी के बाद आपका ई आता है, ये भी सही है। आर के बाद आपका टी नहीं आता है, आर के बाद यस आता है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर एन के बाद देखिएगा एन ओ, एन के बाद ओ आता है, तो जो असंगत विकल्प है आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा, आपको क्या करिएगा, प्लस ये भाग वाला चिन्ह और प्लस वाले चिन्ह को आपस में बदल दीजिएगा, तो आपका ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका मॉडल पेपर 5 खत्म हुआ। आप लोग यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, कम से कम आप लोग 60 प्लस क्वेश्चन तो आप लोग करिए ही करिए, नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और कमेंट करके हमें बताइए जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। इसी तरह का सेम पेपर आएगा, इससे हल्का पेपर तो नहीं ही आएगा, आप लोग देख लीजिएगा।
और इससे हार्ड पेपर भी नहीं आएगा, ये आप लोग समझ लीजिए। डिट्टो इसी तरह का पेपर आएगा, बस आपको प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।